Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So today we will discuss carbon and its compound from Lucent GK's book. So let's move on to the topic. These are my credentials. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे आपको अच्छे से समझना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो कार्बन होता है बेसिकली एलिमेंट है, सबको पता है, और पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन हम उसकी बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बुक्स है और मेनी अदर थिंग्स, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। इन एडिशन हमारी स्ट्रक्चर, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो कार्बन बेस्ड ही होती हैं, राइट। और देखिए, ये अर्थ क्रस्ट पर अगर इसकी बात करें तो ओनली 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है मिनरल्स की फॉर्म में। जैसे अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो किस फॉर्म में होगा? कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोयला जो होता है, कोल्स होता है, राइट। या फिर हम पेट्रोलियम जो गैसेस होती है, पेट्रोल, डीजल, इन सब में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है आपके सराउंडिंग्स में, जो अर्थ में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, राइट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? CO2 गैस है, जो आपके एटमॉस्फेयर में है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और उसमें कितना अमाउंट है कार्बन का? मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कितना अमाउंट है? 0.03% है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको ये जो कॉन्सेंट्रेशंस मैं बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जो कार्बन है बेसिकली, और उससे जो कंपाउंड, उसके जो कंपाउंड्स हैं, राइट, वो नेचर में प्रेजेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, राइट। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब चलिए, इसके कंपाउंड को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रुप 4A और ग्रुप 14 इन पीरियोडिक टेबल, राइट। अब इसकी पीरियोडिक टेबल में जगह दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कार्बन, ठीक है, कार्बन दिख रहा है आपको। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था, देखो हाइड्रोजन है और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है बेसिकली? ये नॉन मेटल्स है। जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है? एल्काली मेटल्स। ऑरेंज वाला जो दिख रहा है वो है एल्काली मेटल्स, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, राइट। यहाँ पर आ जाते हैं आपके मेटल्स जो ग्रीन कलर के, राइट। और ये वाले बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, ठीक है, ये क्या हो गए? ये मेटलॉइड, यानी कि ये नॉन मेटल और मेटल दोनों को शो करते, दोनों के कैरेक्टर शो करते। तो यहाँ पर मेटल हो गए इस तरफ, और इस तरफ क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन मेटल, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ये आपको याद रखना है। दिस इज नॉन मेटल, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। तो यहाँ पर ये याद रहेगा आपको। अब ये देखो, इसकी पोजीशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ग्रुप कौन सा है? 14th ग्रुप है, राइट, पीरियोडिक टेबल का। लेकिन इसका नाम क्या है? 4th A ग्रुप, राइट, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th A, राइट। अगर हम इनको देखें इस तरीके से तो 4th A, 4th B इस तरह से होता है, राइट। तो यहाँ पर 4th A ग्रुप में है ये कार्बन। अब आता है एलोट्रॉपी। तो देखिए, एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। उनको क्या बोलते हैं? हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, राइट। और इस प्रॉपर्टी को जो शो करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलोट्रॉपिक, राइट। और एलोट्रॉपी, दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज एलोट्रॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन, कार्बन की अलग अलग फॉर्म होती है। कार्बन अलग अलग फॉर्म में रहता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अगर वो देखने में, अगर उसकी बात करें, फिजिकल मतलब होता है लुक वाइज, राइट। जैसे कार्बन है, उसकी 3 फॉर्म होती है, राइट, अलग अलग फॉर्म में रहता है कार्बन: डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, राइट। तो यहाँ पर देखिए, डायमंड अलग दिखता है। डायमंड कैसा होता है? शाइनी होता है। आप उसको देख के बता सकते हो कि ये डायमंड कितना शाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो डायमंड क्या है? कार्बन की ही फॉर्म है, लेकिन वो किससे अलग दिखता है? ग्रेफाइट से अलग दिखता है। जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? थोड़ा चिकना सा होता है, राइट, और स्लिपरी सा होता है। और चारकोल और अलग होता है, ठीक है। तो ये तीनों को आप देखकर बता सकते हो कि दीज आर द डिफरेंट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या आप इसको देखकर बोलोगे कि ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, लेकिन
केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इनमें कार्बन के ही बने हुए हैं ना, राइट। तो कार्बन की फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, लेकिन दिखने में ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एलोट्रॉपिक, राइट। तो जो दिखने में अलग होता है लेकिन केमिकली वो सेम होता है, उनको कहते हैं एलोट्रॉपिक्स, राइट। तो यहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल देखने में अलग अलग हैं लेकिन कार्बन के ही फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कहेंगे एलोट्रॉपिक कंपाउंड्स, राइट। अब देखिए सबसे पहले डायमंड की बात करेंगे। डायमंड देखो, डायमंड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आप बताएंगे कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म है डायमंड, राइट। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस। ये बहुत हार्ड होता है। आप डायमंड को देखते हो, कोई हीरा देखते हो तो उसको देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि बहुत ही क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है। अब हार्डेस्ट लिखा है यहाँ पर और ट्रांसपेरेंट भी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट तो आप देखकर बता सकते हो कितना कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट आप आर पार देख सकते हो उसके, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए 3.52। इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखिए अब नॉन मेटल की क्वालिटीज में हमने पढ़ा था अभी तक कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से कंडक्ट नहीं की जा सकती एंड दे आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से, जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो आपको याद रहेगा कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, राइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस जो ग्रेफाइट होता है ये वाला, देखिए ग्रेफाइट की क्या होती है प्रॉपर्टी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, राइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर डिफरेंस मालूम हो जाता है। वैसे तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, राइट। अब इट इज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली इसका ये मतलब होता है जब डायमंड के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो होती है ना वो रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तभी तो आपको उसमें से क्या होता है, लाइट पास कर जाती है ऑल द डायरेक्शन में, तभी तो वो चमकता है ना, दिखता है आपको चमकीला चमकीला, ठीक है। डायमंड को आप इस तरह से अगर एक पोजीशन से हिला हिला कर देखोगे, हटा हटा कर उस पोजीशन से को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो लाइट से क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकता है, बिकॉज वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायमंड जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है 2.415, राइट। और अगर ग्लास से कंपेयर करेंगे उसकी तो ग्लास की कितनी होती है 1.5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कौन सा है, डायमंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता चल गया कि जब उसमें से लाइट पास होती है, लाइट रे फॉलिंग होती है डायमंड के ऊपर, तो वो मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है डायमंड के अंदर से, इसलिए ऑल द डायरेक्शन में वो लाइट जाती है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। इट इज केमिकली इनर्ट एंड ऑन हीटिंग अबव 15 डिग्री ट्रांसफर इनटू ग्रेफाइट। अब देखिए इसकी भी एक प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन को आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर अगर हीट करते हो तो कार्बन कन्वर्ट होता है डायमंड में, ठीक है। लेकिन डायमंड को भी अगर 1500 डिग्री पर हीट करोगे तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रेफाइट में, राइट। It forms tetrahedral crystal and hybridization of carbon atom is sp3। अब देखिए यहाँ पर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है sp3, क्योंकि जो कार्बन होता है ना बेसिकली वो टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है। तो एक जो कार्बन का एटम होता है वो दूसरे 4 कार्बन के एटम से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और वो 4 जो बॉन्ड बनेंगे उससे उसकी शेप कैसी दिखती है, टेट्राहेड्रन, राइट। और sp3 का इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। देखो इसकी अगर देखो आप वैसे ही समझ जाओगे, जैसे कि कार्बन है, राइट, उसमें क्या है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है, राइट। इसी से आप अगर आपको ये याद रहेगा हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है, इसका मतलब कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं कि उनको कितनी भी हीट दे लो, कि बहुत ज्यादा हीट देने पे ही आप उसको तोड़ पाओगे। जैसे कि इसमें भी लिखा है
कि हीटिंग पॉइंट अबव 15 डिग्री 1500 डिग्री 1500 डिग्री पर ही आप उसको गर्म करके किस में ट्रांसफर कर सकते हो, ग्रेफाइट्स में, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डायमंड जो होता है स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और उसके बॉन्ड जो होते हैं कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। और यहाँ से भी आप इस सेंटेंस से भी पता कर सकते हो कि 1500 डिग्री पर अगर वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन इट इज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो पिघलता किस पे है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेल्ट होता है, राइट। और डेंसिटी क्या होती है इसकी, हाई होती है। ऑब्वियसली अगर डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो डेंस होता है बहुत ज्यादा। ब्लैक डायमंड को कार्बोनेडो कहा जाता है एंड दैट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट। अब जो ब्लैक डायमंड होता है उसके अंदर कौन से ट्रेसेस होते हैं, ग्रेफाइट के ट्रेसेस पाए जाते हैं, और इसी को हम कार्बोनेडो बोलते हैं। अब आता है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल्स के अंदर जो लिड होती है उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, राइट। वो ग्रेफाइट की बनी होती है, इसको ब्लैक लेड भी कहा जाता है। इट इज सॉफ्ट ग्रीजी अनलाइक डायमंड। डायमंड कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही ग्रीजी टाइप का होता है, कह सकते हैं चिकना टाइप का होता है, राइट। डार्क ग्रेश कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है, लेकिन ये चिकना होता है बहुत ज्यादा, है ना। और इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्पाइट ऑफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। बट ये क्या है, ये नॉन मेटल होके भी दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज sp2। ये इसके अंदर जो जैसे कार्बन वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, वैसे ये कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन। इसके अंदर 3 कार्बन के बॉन्ड बनते हैं एंड इट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। इट्स केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ऑब्वियसली जो डायमंड है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि देखो इसके जो ये कैसा होता है, थोड़ा सा ग्रीजी होता है, ठीक है। प्लस और रिएक्टेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं हेक्सागोनल लेयर ऑफ दिस ग्रेफाइट, राइट। जो हेक्सागोनल लेयर मैंने बताई थी ग्रेफाइट की, उसके अंदर इजीली कौन, रिएक्टेंट्स घुस जाते हैं, रिएक्टेंट इजीली एंटर कर जाते हैं और रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोर केमिकली रिएक्टिव होता है। प्लस यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। इट्स लेयर स्ट्रक्चर इज हेल्ड बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, वो किससे बंधी होती है, किससे जुड़ी होती है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस से, राइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉर लाइनिंग एंड मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नांसेस। देखियो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोड बनाने में भी हेल्प करते हैं एंड इलेक्ट्रोड की लाइनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। जो पेंसिल्स की लेड होती है उसको भी बनाने में हेल्पफुल है। एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एज ए लुब्रिकेंट इन मशीनरी, एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है बिकॉज दे आर सो ग्रीसी एंड थोड़े से स्लाइमी टाइप, चिकने टाइप होते हैं। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है वहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। अब तीसरी फॉर्म जो आती है एलोट्रॉपी, कार्बन की तीसरी फॉर्म कौन सी होती है, चारकोल्स, राइट। चारकोल आपको पता है, जैसे कोयला आपने देखा होगा, ठीक है। तो लकड़ी के जलने के बाद आपको क्या मिलता है, चारकोल मिलता है। वो कोयला होता है ना, उसी कोयला हम बोलते हैं उसको, लेकिन वो चारकोल ही है, राइट। तो ये क्या होती है, एक पोरस ब्लैक सॉलिड ब्लैक कलर की थिंग है एंड ये कार्बन की बनी होती है। और बचती कहाँ से है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये निकलती कहाँ से है, तो एज ए रेसिड्यू व्हेन वुड, बोन और अदर ऑर्गेनिक मैटर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो जब हम इनको जलाते हैं, किस किस को, वुड को, बोन को, अदर ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक मैटर में शुगर, यहाँ पे शुगर हो गया, ठीक है, शुगर है, बोन्स है और कोक चारकोल है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से मिलती है, कोल चारकोल है, ये कोक नहीं है, कोल चारकोल है, ठीक है। तो देखो कोयले को बर्न करते हो तो कोल चारकोल मिलेगा, वुड को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वुड चारकोल मिलेगा, शुगर को बर्न करते हो तो कैन शुगर चारकोल मिलता है, ठीक है। गन्ने को जब जलाते हो तो शुगर चारकोल आपको मिलता है, ठीक है। आप किसी भी एनिमल को जलाते हो, उसकी बोन्स को जब वो बोन्स जलती हैं तो उसके बाद जो ब्लैक बचता है उसको हम कहते हैं बोन चारकोल, राइट।
कोयले को जलाने के बाद क्या मिलता है आपको, कोल चारकोल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी 3 फॉर्म हमने पढ़ी है डायमंड की, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है, तो आप बताएंगे डायमंड है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, डेंसिटी इसका हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोनेडो आप बोल रहे हो वो क्या है, बेसिकली एक टाइप का ब्लैक डायमंड है जिसके अंदर ग्रेफाइट के ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है, थोड़ा सा ग्रीजी चिकना, एज ए लुब्रिकेंट काम आता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके अपोजिट, डायमंड के अपोजिट, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp2 का, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। तो यहाँ पर हम समझ गए। और थर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, चारकोल्स, राइट। तो वुड चारकोल कहाँ से आते हैं, जब लकड़ी को जलाते हैं तो वुड चारकोल मिलेगा। जब शुगर कैन्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, शुगर चारकोल मिलता है। जब हम एनिमल बोन्स जलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बोन चारकोल मिलेगा। कोल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं तो हमें कोल चारकोल मिलता है। अब आता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है उन्हीं को हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। जो हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स प्रेजेंट है वो क्या है, पेट्रोलियम, जिसके अंदर आपके ऑयल डीजल है, पेट्रोल है, ये आ जाता है इसके अंदर पेट्रोलियम में, राइट। जितनी भी एलपीजी, सीएनजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, या फिर बोल सकते हो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, दीज आर द लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है। और ये सब किस में आती है, हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। ये केरोसिन भी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम ही है, ठीक है। तो अब आता है इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स बहुत तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं हम कौन कौन सा क्या है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, बेसिकली वो कैसे बनते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखो मीथेन है, इथेन है, इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन का क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। और कार्बन कार्बन का भी यहाँ पर सिंगल होता है और कार्बन हाइड्रोजन सबका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर कॉल्ड एज एल्केन और पैराफिन्स। इनको या तो एल्केन्स बोलेंगे या फिर इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशन। आप देखो ऑर्डिनरी कंडीशन में अनरिएक्टिव हुए, क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, कोई चीज सैचुरेटेड है, ठीक है, तो वो रिएक्शन जल्दी से नहीं करती, सैचुरेटेड है वो ऑलरेडी, ठीक है। उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, राइट। So alkenes are also called paraffin because paraffin mean little reactive. लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये रिएक्टिव भी होते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन इनके पास कोई कंडीशन हो ना, जैसे इनको हीट दी जाए तभी ये रिएक्शन करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ा जाए तभी ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब ये नॉर्मली रहते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर है, तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मीथेन है और ईथेन है, राइट। अब देखो मीथेन, जैसे एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मीथेन। एन तो हमने बोला क्योंकि ये एल्केन है, राइट। तो एल्केन का देखो फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन एक रखकर देखो यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना, ये N की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 रखो, +2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो C 1 है तो C 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 × 1 +2, तो 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, +2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1H4 आएगा, ठीक है। अगर आप N की वैल्यू क्या रखते हो, 1 रखते हो। अगर आप देखो N की वैल्यू 1 रखी तो H की भी यहाँ पर देखो 2 × 1, तो क्या हो गया CH4। तो CH4 जो होता है सबसे, ये यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, जब आपने N की वैल्यू 1 रखी तो आपका क्या बन जाएगा, CH4 निकल के आता है, इसी को आप कहते हो मीथेन, ठीक है।
अगर आपने 2 वैल्यू रखी, ठीक है, यहाँ पर 2 रख के देखो C2, ठीक है, तो H, ये H है तो 2 इंटू 2 करो N की वैल्यू, तो यहाँ 4 + 2 कितना होगा 6 हो गया। यहाँ 6 होगा तो इथेन क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। यहाँ C की जैसे आप 3 करोगे यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो जो सबसे पहला जिसमें एक कार्बन होता है उसको हम कहते हैं मैथ, ठीक है। और एन हमने कैसे लगाया, एल्केन से एन ले लिया हमने, राइट। तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसा होता है मैथेन और एथेन। अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप बोलेंगे, प्रोपेन। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन, 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन होगा तो हेप्टेन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेंज होती जाएगी इसकी, जो जैसे जैसे कार्बन का नंबर चेंज होगा वैसे वैसे इनका नाम भी चेंज होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बन है। अब दूसरा आता है अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हाइड्रोकार्बन विच कार्बन एटम आर आइदर डबली और ट्रिपली बॉन्डेड आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो ये इथेन क्या है, इथीन, ये इथेन नहीं है, ठीक है, ये एथीन है, ENE आएगा, यहाँ पे ए हटा दो। एन तो हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ ऊपर वाले में पढ़ा था। एल्केन्स जो होते हैं ना ये इथेन, यहाँ एथीन होता है। और यहाँ पर भी प्रोपेन नहीं है, ये प्रोपीन है, ठीक है, ENE कर दो यहाँ पर, तो प्रोपीन हो गया। तो इनके नाम के आगे ENE लगता है, देखो यहाँ लिखा है ना एल्कीन, तो ENE लगाओ यहाँ पर, ETHENE, ठीक है। तो एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है, ब्यूटीन हो गया। तो इस तरीके से ये नाम आएंगे, मेथीन हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, वहां पर क्या था एल्केन में CnH2n+1, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू रखो, 1 रखो, तो CH2, ठीक है। CH2 क्या हो गया, CH2 तो खैर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इथेन सबसे जो C2H4, देखो डबल बॉन्ड होगा ना यहाँ पर, H और कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। देखो मेथीन, अगर आप इसको डबल बॉन्ड करना चाहो तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर देखो एथीन में पॉसिबल है। देखो 2 कार्बन है, दे आर बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा C2H2n, तो C2H2 इंटू 2, ठीक है। तो H2n क्या हो गया C2H4। तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही प्रोपेन में देखो, प्रोपीन है, ये प्रोपेन नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो जहां पर आपको सिंपल याद रखना है, सैचुरेटेड मीन्स हो गया कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड मीन्स है कि वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड वन। अब आता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्काइंस। अब यहाँ पर आइंस है, राइट, YNES, ठीक है। यहाँ पर वहां तो था सबसे पहले में सैचुरेटेड में था एन, ठीक है। और अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इन, और अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो वो उसका जो फॉर्मूला, उसका जो नामकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वो कैसे बढ़ेगा, एल्काइन यानी इथाइन। अगर यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते तो ये क्या हो जाता है, इथाइन, प्रोपाइन, ऐसे हो जाता है इसका नाम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। देखो ये फॉर्मूला आप n रख रख के देखोगे तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर मिलती जाएगी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन दिस इज सैचुरेटेड। और डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड, राइट। दोनों डबल और ट्रिपल वाले को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, राइट। अब आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसके अंदर साइकिल होती है ना, साइक्लिक कंपाउंड। देखो यहाँ पर देखो, ये पूरी साइक्लिक बन गया, साइकिल बन गया यहाँ पर, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यानी 6 कार्बन होते हैं इस रिंग के अंदर, इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग, राइट। तो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी ना, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कार्बन। यहाँ पर नेफ्थलीन में देखो कितनी बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। यहाँ पर कितनी है, 3 बेंजीन रिंग है, तो उसको बोलेंगे 3 बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब ही हो गया कि वहां पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का मतलब क्या है, क्लोज्ड है ये रिंग, ठीक है।
और यहाँ पर सब में यहाँ डॉट देखो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप खुद ही समझ जाओ यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे है, ठीक है। और उसको बनाने का तरीका यही है, ऐसे बनाओ हेक्सागन, क्योंकि 6 कार्बन है और बीच में एक सर्कल। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कार्बन है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। एटलीस्ट 1 का मतलब है एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन एक तो होनी ही चाहिए। इन ग्रीक अरोमा स्टैंड फॉर स्वीट स्मेल कंपाउंड इन दिस क्लासिफिकेशन। अब देखो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनके अंदर स्वीट स्मेल आती है, उनकी जो अरोमा है ना वो स्वीट स्मेल देता है, इसीलिए इनको एरोमेटिक। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, उनमें सब में स्मेल आती है, गुड स्मेल आती है, इसीलिए उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से क्लासिफाई किया गया है। It is having a very pleasant smell, hence they are called aromatic compound। इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए इनको aromatic compound कहा जाता है। अब आता है आइसोमेरिज्म, 2 or more compound having same molecular formula but different physical and chemical properties। अब देखो फॉर्मूला तो जैसे C2H6 है, फॉर्मूला तो एक जैसा होगा, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनको ही हम क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स बोल देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखो ये क्या है, आइसोमर्स है, जैसे कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है। इनका जो मॉलिक्यूल, जो इनका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ काउंट करो, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर देखिए 4 + 4 8 एंड +2 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 3 + 3 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, यानी फॉर्मूला क्या हो गया इनका, C4H10, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नाम इनका इसलिए अलग हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये एक दूसरे से, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन इनका जो फॉर्मूला है वो सेम है, इसी को हम आइसोमर बोलते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल है, देखो यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन कितना है, 3 है। तो C3, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H7OH, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल। और यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 OH है, यहाँ पर सेम फॉर्मूला है। देखो C3, कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 3 6 और एक 7, और एक क्या है, OH है, यहाँ पर सेम है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो दोनों सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को बोलते हैं, प्रोसेस नहीं है ये, फिनोमेना है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आप समझ गए, इसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड की क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, हो गया इसमें, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन और जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल, जो भी उसके अंदर एटम प्रेजेंट है, उसके नंबर सेम होंगे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स। अब आता है पॉलीमराइजेशन। The simple molecule which combine to form a macromolecule is called the polymer। एक सिंपल मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाते हैं तो उनको बोलेंगे हम मैक्रोमोलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इथीन है, इथीन में देखो ये एक है इथीन, इसके अंदर n नंबर ऑफ इथीन, n नंबर का मतलब है यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं। सारे जो n नंबर ऑफ एथीन है वो जुड़ जाएंगे, कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीइथीन बनाते हैं, राइट। पॉलीथीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या, किसका रिजल्ट है, पॉलीमराइजेशन का। इसमें क्या हो गया, पॉलीमराइज हो गया, यानी कि पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, कि उस मतलब मल्टीप्लाई हो जाना, बहुत सारे बन जाना, ठीक है। जैसे एक था, एक से दूसरा जुड़ा तो 2 हुए, 2 से एक जुड़ा तो 3 हुआ, फिर 4 जुड़े, ऐसे इस तरीके से क्या हो गए, ये पॉलीमराइज हो गए, बहुत सारे बन गए हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल इथीन का जब पॉलीमराइजेशन होगा, n नंबर ऑफ इथीन का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन।
नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। अब देखो पॉलीमराइजेशन के जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमर्स क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? आपका प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज कैसे बनता है? जब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वो सेलुलोज बनाते हैं। स्टार्च में भी ऐसे ही होता है। स्टार्च में क्या होता है? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। तो ये एज ए पॉलीमराइजेशन का ही रिजल्ट है, जिससे बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो नेचुरल अकरिंग अगर पॉलीमर्स के बारे में पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलोज और स्टार्च। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक इट।